हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का प्रमुख विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था की दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों सबसे पहले संविधान के बारे में जानकारी आवश्यक है। कोई भी अपना मुख्य बिंदु प्रारंभ करने से पहले हमें दोस्तों संविधान के बारे में अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो आधार है वो दोस्तों संविधान माना जाता है। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आप भारतीय संविधान के बारे में ठीक तरीके से अध्ययन करने से पहले संविधान के बारे में जानें। संविधान का परिचय देखें कि संविधान क्या होता है, किसने सबसे पहले संविधान का प्रयोग किया, या फिर संविधान की परिभाषा क्या होती है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से कार्य करता है। आइए दोस्तों देखिए संविधान। संविधान शब्द की दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान शब्द का जन्मदाता, यदि अपन किसी व्यक्ति के हिसाब से देखें कि संविधान शब्द का जन्मदाता किसे कहते हैं या संविधान शब्द का पिता किसे कहते हैं या संविधान शब्द का जनक किसे कहते हैं, भाई भारतीय संविधान की बात नहीं हो रही है। कहीं आपके दिल में यह ख्याल चल रहा हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सही है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, इन्हीं को भारतीय संविधान का पिता या पितामह कहते हैं, या इन्हीं को भारतीय संविधान का वास्तुकार या शिल्पकार माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहां दोस्तों अपन ने अभी तक भारतीय संविधान पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है। सबसे पहले तो हम गहराई से संविधान के बारे में समझेंगे कि यह संविधान क्या होता है। ठीक है, तो इस संविधान की बात कर रहा हूं मैं कि इस संविधान शब्द का जन्मदाता कौन था, पिता कौन था, इसका जनक कौन था, या आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान शब्द का फर्स्ट यूजर कौन था। मतलब सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था। भाई सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था दोस्तों सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, और यह व्यक्ति ब्रिटेन देश का रहने वाला था। भाई कौन से देश का रहने वाला था? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का रहने वाला था। तो सर हेनरी मैन पहला व्यक्ति था जिसने इस संविधान शब्द का प्रयोग किया, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इसीलिए सर हेनरी मैन को संविधान का फर्स्ट यूजर माना जाता है, या संविधान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है इन्हें। इसलिए केवल संविधान शब्द का पिता, संविधान शब्द का जनक या संविधान शब्द का जन्मदाता सर हेनरी मैन को माना जाता है। ठीक है, यही बात यदि आपसे भारत के संदर्भ में पूछ ली जाए कि भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है या भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, भारतीय संविधान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो दोस्तों अपना सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है या दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब संविधान के बारे में अगले कड़ी तक पहुंचे आप। ये तो थी दोस्तों संविधान की प्रथम बात। संविधान की दूसरी बात यह है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। भाई कोई सा भी महत्वपूर्ण विषय ले लीजिए दोस्तों, उसकी शब्द उत्पत्ति के बारे में कंपटीशन एग्जाम में जरूर सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे आपको मैं फॉर द एग्जांपल बताता हूं, जैसे ज्योग्राफी के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, कई सारी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। भाई ये ज्योग्राफी शब्द है आपका, फॉर द एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा से हुई है। भाई कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, और इसी लैटिन भाषा को ग्रीक भाषा भी कहते हैं।
आप इसे यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से, लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से मानी जाती है। और इन भाषा के कौन से शब्द से भाई ये ज्योग्राफी शब्द बना है? इस भाषा के दोस्तों दो शब्द थे भाई, एक तो था जियो और एक था ग्राफोज। एक तो कौन सा था मित्रों? जियो और एक था ग्राफोज। तो जियो और ग्राफोज इन दोनों से मिलकर बना है दोस्तों ज्योग्राफी। ठीक है। और इसमें दोस्तों ये जो जियो है इसका अर्थ तो होता है भाई पृथ्वी। जियो का अर्थ तो क्या होता है? पृथ्वी। और ये जो ग्राफोज है इसका मतलब होता है भाई वर्णन करना। वर्णन करना या आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों अध्ययन करना। तो बात समझ में आ रही होगी आपके। जियो यानी पृथ्वी, धरातल, ग्राफोज यानी वर्णन करना या अध्ययन करना। इस प्रकार जियो प्लस ग्राफोज का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। तो दोनों से जोड़ के एक ही शब्द बना दिया अंग्रेजी भाषा का, जिसे ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी शब्द का फर्स्ट यूजर था भाई इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज, जो एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो और ग्राफोज शब्दों से हुई है, वैसे ही दोस्तों आपसे इस पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस संविधान शब्द के बारे में भी पूछा जा सकता है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई। बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों यही थ्योरी लगेगी। इस संविधान शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है भाई। ठीक है। या यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। और यूनानी भाषा के उस शब्द का नाम है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूरे। क्या नाम है इसका? कॉन्स्टिट्यूरे। आप ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संविधान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा या लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है। अब यहां आपको इस शब्द का अर्थ भी जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रबंध करना। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रबंध करना, या आप इसे बोल सकते हैं व्यवस्था करना। प्रबंध करना या व्यवस्था करना ही संविधान है। किस शब्द के अनुसार? कॉन्स्टिट्यूरे शब्द के अनुसार। और आगे चलकर दोस्तों इसी कॉन्स्टिट्यूरे से बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। क्या होता है भाई? संविधान। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा या लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है। और इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द का अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। अर्थात प्रबंध करना या व्यवस्था करना ही संविधान है। इसके शब्द उत्पत्ति के आधार पर, इसके अर्थ के आधार पर। दो बातें तो यह है भाई, संविधान शब्द का प्रथम यूजर या सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सर हेनरी मैन था, जो दोस्तों ब्रिटेन के रहने वाले थे या इंग्लैंड के रहने वाले थे। दूसरी बात, संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है। और ये कॉन्स्टिट्यूरे शब्द ग्रीक, यूनानी या लैटिन भाषा का शब्द है। और इस कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। इस प्रकार प्रबंध करना या व्यवस्था करना ही संविधान शब्द की उत्पत्ति के आधार पर इसका सही अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट बात देखिए, एक सवाल दोस्तों आपसे संविधान की परिभाषा के बारे में पूछा जा सकता है कि आप संविधान की डेफिनेशन क्या देंगे, इसकी सही परिभाषा क्या बताओगे। दोस्तों संविधान की सही परिभाषा होती है नियमों और दस्तावेजों, नियमों एवं दस्तावेज। कह सकते हैं नियमों एवं दस्तावेजों का ऐसा समूह है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। आ रही है बात समझ में? संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या दोगे? हम दोस्तों संविधान की परिभाषा देंगे कि किसी भी देश में नियमों और दस्तावेजों का ऐसा समूह है जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, उसे हम संविधान कहेंगे।
ठीक है दोस्तों, ये थी संविधान की परिभाषा। चौथी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, यहां से अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, या इस जगह से दोस्तों कई बार डीपली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। संविधान के प्रकार के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप ध्यान देके देखिए। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा संविधान कितने प्रकार के होते हैं। अब साधारण सी बात यदि देखी जाए तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं भाई। 2 प्रकार में दोस्तों पहला तो होता है लिखित संविधान। पहला तो कौन सा होता है भाई? लिखित संविधान। अब लिखित संविधान का मतलब होता है यदि किसी भी देश के पास में ये नियम और दस्तावेज लिखित रूप में मौजूद होते हैं, और जो नियम बनाए गए होते हैं या जो नियम या दस्तावेज लिखे हुए होते हैं उन्हीं के माध्यम से यदि उस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है, ऐसे देश को संविधान को हम लिखित संविधान वाला देश कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका, जापान, भारत, ये लिखित संविधानों के उदाहरण हैं। इनमें से दोस्तों कुछ ऐसे संविधान हैं जिनके बारे में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे यूएसए देख लीजिए दोस्तों आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है, दुनिया का फर्स्ट देश, फर्स्ट कंट्री जिसमें लिखित संविधान लागू किया गया भाई, या लिखित संविधान बनाया गया। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में बना भाई। अमेरिका का संविधान कब बना? 1789 ईस्वी में। इस प्रकार अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां लिखित संविधान बनाया गया भाई। तो सीधा साधा सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश ने बनाया भाई? अमेरिका ने बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1789 ईस्वी में बनाया। ये बात भी ठीक है। यहां से पूछा जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का जो लिखित संविधान है उसे दुनिया का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। ऐसा बताया जाता है इस संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है भाई। केवल आर्टिकलों की संख्या कितनी है? 7। 7 ही अनुच्छेद है इस अमेरिका के संविधान में, और इसे दुनिया का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने 1789 ईस्वी में विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया। ठीक है, अमेरिका के बारे में आप एक और बात ध्यान रखें दोस्तों, जैसे दुनिया में जो सबसे कठोर संविधान है, पूछ ले जाए कि विश्व का सबसे ज्यादा कठोर संविधान कौन से देश का है, तो अमेरिका देश का ही संविधान है। अमेरिका देश के संविधान की ये बातें आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले लिखित संविधान इसी देश ने लागू किया 1789 में। यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान माना जाता है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है, और यह दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी माना जाता है। इसके यदि विपरीत अपने भारत के संविधान से तुलना की जाए तो इस छोटे का विपरीत जो अर्थ है वो अपना भारत का संविधान बन सकता है भाई। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है भाई? अपने ही देश का संविधान है, भारत का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो है भारत का, और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से दोस्तों संविधान से भारत के अंदर अनेक तत्व ग्रहण किए गए हैं, अनेक संवैधानिक प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। ठीक है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत में अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे तत्व है या और भी बहुत सारी ऐसी मूलभूत बातें हैं जो हमारे संविधान के अंदर दुनिया के देशों का अध्ययन करके ग्रहण की गई। जैसे फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं,
आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जब टॉपिक वाइज क्लास प्रारंभ होगी। ठीक है, अब यहां जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया कि अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे पहले बना था, इसलिए ये एक लिखित संविधान का उदाहरण है। ऐसे ही दोस्तों आपको एक और संविधान के बारे में ध्यान रखना होगा, लिखित संविधान के बारे में। जैसे आप एशिया संविधान का ध्यान रख लीजिए भाई, एशिया महाद्वीप के अंदर, कि एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश ने बनाया भाई। एशिया महाद्वीप में यदि अपन बात करें तो दोस्तों जापान पहला ऐसा देश है जिसने एशिया महाद्वीप में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया, और जापान ने दोस्तों 1860 ईस्वी में अपना संविधान बनाया भाई। ठीक है, जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है, दुनिया का तो नहीं कह सकते, एशिया महाद्वीप का, बिल्कुल सही बात है ये। दुनिया का तो जापान ये बढ़ गया, अमेरिका बढ़ गया, दुनिया का तो अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने अपना लिखित संविधान बनाया। लेकिन यदि अपने एशिया महाद्वीप में देखा जाए, एशिया महाद्वीप में इतनी कंट्रीज है दोस्तों, बहुत सारे देश है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया भाई? दोस्तों जापान देश ने बनाया 1860 ईस्वी में। अब यदि अपन बात करें अपने भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में भी दोस्तों अपन चर्चा कर सकते हैं। भारत का जो संविधान है ना दोस्तों, भारत के संविधान के अंदर अपन हमेशा ही दो बातें ध्यान रखते हैं। एक सवाल तो आपसे पूछा जाता है, भारत का संविधान पारित कब हुआ भाई? ठीक है, एक आपसे सवाल पूछा जाता है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? दोनों ही गजब के सवाल हैं, काफी बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम के अंदर अपना सवाल गलत कर बैठते हैं। यहां थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें, आगे मैं और भी डिटेल से पढ़ाऊंगा इस जानकारी को, लेकिन यहां संविधान की जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें ही देख लीजिए आप, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों भारत का जो संविधान जिस दिन पारित हुआ था ना, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, 26/11/1949। ध्यान रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान एक सभा के द्वारा बनाया गया था भाई, और उस सभा का नाम था संविधान सभा। क्या नाम था दोस्तों? संविधान सभा। तो हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने 26/11/1949 ईस्वी को ही भारत के संविधान को बनाकर तैयार कर लिया था भाई पूर्ण रूप से, और इसे संविधान सभा की तरफ से इसी दिन मंजूरी मिल गई थी, या इसी दिन इसे पारित कर दिया गया था। इसलिए भारतीय संविधान को पारित करने की तिथि पूछी जाती है कि इसे कब पारित किया गया। इसे 26/11/1949 ईस्वी को पारित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा सवाल यहां दोस्तों आपसे पारित न पूछकर यदि ऐसे पूछ ले कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हो गए थे भाई? संविधान सभा की तरफ से भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हो गए थे? तो ये तारीख ही आएगी दोस्तों 26/11/1949। लेकिन सवाल पूछ लिया जाए भारत का संविधान लागू कब हुआ, या भारत का संविधान गणतंत्र कब बना, या ये सवाल पूछ ले घुमा के कि भारत गणतंत्र कब बना, तब दोस्तों अपनी तारीख आएगी 26 जनवरी 1950। ये ऐतिहासिक डेट है जिस दिन भारत का संविधान लागू किया गया भाई, और जिस दिन भारत गणतंत्र बना वो तारीख 26 जनवरी 1950 थी भाई। ये तो सीधी सादी बात हो गई कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया, और संविधान सभा के सदस्य द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। ये गणतंत्र क्या होता है भाई? गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों, यहां जनता का शासन लागू हो गया भाई, लोगों का शासन लागू हो गया है, कि भारत में शासन करने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जिसे अपन प्रेसिडेंट कहते हैं या राष्ट्रपति कहते हैं दोस्तों, वह राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा भाई। वंशानुगत न होकर वह जनता में से चुनकर आएगा, या शासना अध्यक्ष को खुद जनता चुनेगी। इसलिए दोस्तों जो शासन की अंतिम शक्ति होगी वह जनता ही होगी, या जनता में ही निहित होगी।
इसलिए अपने देश को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। आ गई बात समझ में। अब दोस्तों यह एक छोटा सा कंफ्यूज है कि यदि हमारे देश का संविधान इस 26/11/1949 को ही बन के तैयार हो गया था तो इसी दिन इसको लागू भी कर देते भाई। इसको यहां इस 26 जनवरी की तारीख तक रोक के रखने का क्या कारण था भाई? इस दिन आके पारित क्यों किया? इतने दिनों तक वेट क्यों किया भाई? भाई जब 26/11/1949 को बन के तैयार ही हो गया, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए, तो इसी दिन इसको लागू कर देते पूरे देश में। क्यों लागू नहीं किया? इसका एक प्रमुख कारण था दोस्तों। कारण यह था कि ये जो 26 जनवरी है ना दोस्तों, ये 26 जनवरी का दिन ये अपने लिए एक ऐतिहासिक महत्व का दिन था भाई। संविधान सभा के जितने भी जो विद्वान आदमी थे या जो ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने विचार किया कि 26 जनवरी है ना, ये 26 जनवरी इसी दिन हमारे देश के संविधान को लागू किया जाना चाहिए भाई। क्योंकि ये जो 26 जनवरी का दिन है वह भारत में आजादी मिलने से पहले से भी मनाया जा रहा था भाई। अब हुआ क्या कि अपने देश को आजादी मिली भाई 15 अगस्त 1947 को। अपने देश को आजादी कब मिली दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। 1947 को आजादी मिली अपने देश को। तो सीधी सी बात है, अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं अपन? 15 अगस्त को। और स्वाभाविक सी बात भी है भाई, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस या जो इंडिपेंडेंस डे है वो अपन 15 अगस्त को ही मनाएंगे। लेकिन फिर भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने ये कहा कि भाई 15 अगस्त के दिन तो अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये तो आज आजाद हुआ है, तो अपन 15 अगस्त 1947 से पहले भी हर साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और वो दिन था दोस्तों 26 जनवरी का दिन। यानी आजादी से पहले भी भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे या स्वाधीनता दिवस मनाते थे। और वो किस दिन मनाते थे भाई? 26 जनवरी को मनाते थे। और ये 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाने की जो परंपरा थी ना, वो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और हमेशा हमेशा के लिए 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी भाई। तो उस 26 जनवरी से लेकर इस 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ, उस समय तक हम हमेशा 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाते थे। और यहां आकर दोस्तों इसमें ठहराव आ गया था भाई। इस 26 जनवरी को तो स्वाधीनता दिवस मनाया नहीं गया अब आगे चलकर, क्योंकि आगे तो 15 अगस्त को मनाया जाना है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई इस 26 जनवरी के दिन को अपन भूल नहीं सकते, इसको तो अपन हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और इसी के कारण अपने को यह आजादी मिली है। इसलिए इस दिन के महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने 26/11/1949 को संविधान पारित कर देने के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया और इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार किया। और जैसे ही 26 जनवरी का दिन आया, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया, भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों ये कहानी थी लिखित संविधानों की, कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान है वो सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया 1789 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का ही माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारत का। ठीक है, भारत के संविधान को पारित तो किया गया 26/11/1949 को। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान जापान देश में बनाया भाई। लिखित संविधान की बात हो रही है यहां। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले लिखित संविधान जापान देश ने बनाया 1860 ईस्वी में। अब एक और बात, ये तो थी लिखित संविधानों की बात। आपसे सवाल पूछा जा सकता है अलिखित संविधान के बारे में।
कि ये अलिखित संविधान क्या होता है। संविधान का ये दूसरा प्रकार क्या होता है भाई, अलिखित संविधान। इसमें दोस्तों जैसे देशों का संविधान लिखा जाता है ना, वैसे इसमें लिख रहे कि कोई परंपरा नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती। अलिखित संविधान में क्या होता है दोस्तों, जो रीति रिवाज होते हैं ना, जो मान्यताएं होती हैं, या जो अभी समय होता है यानी जो प्राचीन समय होता है, जैसे शासन करते आ रहे थे ना वैसे ही बस शासन करते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्राचीन समय के जो रीति रिवाज है, अभी समय है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन्हीं के आधार पर यदि किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, पहले से चलाई जा रही है, अब भी चला रहे हैं और फ्यूचर में भी चलाते रहेंगे, ऐसी शासन व्यवस्था को अलिखित संविधान कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ब्रिटेन, ये जो आपका इंग्लैंड है ना दोस्तों, ये इंग्लैंड, ये अलिखित संविधान का उदाहरण है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया में सबसे पहले संविधान बना था भाई। पूछ ले गए दुनिया में सबसे पहले संविधान कौन से देश में बना था, ब्रिटेन में बना था। लेकिन ये लिखित संविधान नहीं था, ये कैसा संविधान था, अलिखित संविधान। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान कौन से देश का माना जाता है, ब्रिटेन का माना जाता है भाई। बात समझ में आई कि दोस्तों, ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। शासन यानी सरकार चलाना। दोस्तों शासन के मुख्य रूप से जनरली जो प्रकार होते हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वह माना जाता है भाई लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सारे दोस्तों इसी के नाम होते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन की। लोकतंत्र के शासन में होता क्या है दोस्तों, इसमें जो शासन होता है वह अंतिम रूप से जनता का होता है भाई। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में एक बात कही है कि इसमें शासन जनता के द्वारा तथा जनता के लिए निर्वाचित होता है। यह बात किसने कही है भाई, अब्राहम लिंकन ने कही है, अब्राहम लिंकन, ठीक है, अमेरिका के थे ये, यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनके अनुसार लोकतांत्रिक शासन ऐसा होना चाहिए कि ये शासन जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जनता के द्वारा ही शासित होना चाहिए, या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासित होना चाहिए, और यह शासन पूर्ण रूप से जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए भाई, जनता के हित के लिए होना चाहिए, जनता के भले के लिए होना चाहिए। ऐसा कहते हैं अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के थे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं भाई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग इस प्रकार होते हैं। एक तो होती है भाई कार्यपालिका, एक तो इसमें क्या होती है, कार्यपालिका। एक होती है दोस्तों विधायिका, जिसे अपन व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और एक अंग होता है भाई न्यायपालिका। एक अंग का क्या नाम होता है, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, या फिर न्यायपालिका। इसमें दोस्तों कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, जो रूल्स बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, विधि अधिनियम बनाए जाते हैं, उनको लागू करने का काम लोकतांत्रिक देशों में दोस्तों कार्यपालिका का होता है भाई। और कार्यपालिका में मुख्य रूप से देश के जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई। ये कार्यपालिका के हिस्से माने जाते हैं, या कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। ये जो विधायिका होती है, विधायिका का काम होता है दोस्तों कानून बनाना या कानून निर्माण करना। कानून बनाने का काम विधायिका, नाम से ही पता चलता है, विधायिका, विधि का निर्माण करने वाली संस्था या कानून बनाने वाली संस्था, इसे ही विधायिका कहते हैं। इसे व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर जो विधायिका होती है वो द्विसदनात्मक होती है। कई जगह दोस्तों जैसे प्रांतीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, वहां एक सदनात्मक विधायिका भी हो सकती है, वहां इसे विधानमंडल भी कह सकते हैं।
जैसे द्विसदनात्मक विधायकों में तो मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। जैसे भारत का उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको। भारत की जो विधायिका है उसे संसद कहते हैं, और संसद के दो सदन है भाई, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, और वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। उसी संसद या विधायिका का तीसरा अंग राष्ट्रपति माना जाता है भाई। यदि सदन पूछ ले तो दो, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछ ले कि भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं, तो भाई अंग तो तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति अंतिम रूप से विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को अनुमति देता है भाई, अपने हस्ताक्षर करके कि हाँ ये अब वेरीफाई है, ये कानून बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति को विधायिका का अंग माना जाता है। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। अब रह गई बात दोस्तों न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम तो वैसे ही आप जानते हो न्याय करना। इसका प्रमुख काम होता है दोस्तों समीक्षा करना। समीक्षा करना कि कार्यपालिका कार्य सही कर रही है या नहीं कर रही, विधायिका ने कानून सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो इन दोनों पर कंट्रोल रखने के लिए और इन दोनों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए या बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने के लिए जो अंग होता है, जो प्रशासनिक अंग होता है लोकतांत्रिक देशों में, उसे दोस्तों न्यायपालिका कहते हैं। भारत में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है। यहां सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे जिला अदालतें हैं और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिन्हें बोला जाता है। आइए बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों लोकतंत्र के ये तीन प्रशासनिक अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अलग अलग काम करती है, परंतु एक दूसरे से इनके तार जुड़े होते हैं दोस्तों। ये एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस व्यवस्था को शक्ति संतुलन कहा जाता है लोकतांत्रिक देशों में। तो एक शासन का प्रकार तो होता है लोकतंत्र, दूसरा होता है भाई राजतंत्र। दूसरा क्या होता है? राजतंत्र। अब राजतंत्र का मतलब होता है दोस्तों राजा, जो राज परिवार है उसी के द्वारा शासन करना। इसमें होता क्या है राजतंत्र में, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई राजा है भाई, ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का कोई राजा है। अब राजा की दोस्तों मृत्यु हो गई भाई, राजा तो चल बसे। अब राजा के बेटे हैं ऐसे मान लीजिए 4 भाई, राजा के बेटे कितने हैं? 4। दो, जो इनमें से सबसे बड़ा रहेगा, ज्येष्ठ पुत्र जिसे अपन कहते हैं, सबसे बड़ा बेटा, वही इस राजा की मृत्यु के बाद में भाई फिर से राजा बनेगा भाई। क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये जो बाकी के 3 होते थे ये अन्य कार्य संभालते थे, जैसे जागीर को संभालना, जागीर व्यवस्था को संभालना, सैन्य व्यवस्था को संभालना। लेकिन जो सर्वशक्तिमान होता था ना वो राजा ही होता था। तो एक की मृत्यु के बाद में बड़ा बेटा राजा बने, जैसे मान लीजिए फिर ये राजा मर गया, तो फिर दोस्तों इनमें से यदि इसके कोई बेटे हैं तो इनमें से जो बड़ा बेटा वो राजा बन जाएगा। तो राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था चलती है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, या राज परिवार में जो व्यक्ति है उन्हीं को केवल शासन के अधिकार मिलते हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति आके दोस्तों राष्ट्रपति बन सकता है या देश का सर्वेसर्वा बन सकता है। जैसे वर्तमान समय में आदिवासी महिला कैटेगरी से आई है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत का सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति पद उसको सुशोभित कर रही है वो, यानी भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है भाई। ठीक है, तो अपने चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से आके देश का सर्वेसर्वा बन सकता है या देश के सबसे बड़े पद पर आकर शासन का कार्य कर सकता है। कौन सी व्यवस्था में भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा लोगों के हित के लिए बनी होती है, जबकि जो राजतंत्र होता है ये निरंकुश शासन होता है, इसमें केंद्रीय सत्ता होती है, जैसे मुगल राजवंश होता है ना दोस्तों, इस प्रकार की इसमें व्यवस्था होती है। एक होती है दोस्तों तानाशाही। एक क्या होती है भाई? तानाशाही। तानाशाही को दोस्तों एक प्रकार की मतलब गुंडेगर्दी की सरकार कह सकते हैं हम। इसमें जो सर्वेसर्वा जो व्यक्ति होता है वो एक ही व्यक्ति पूरे देश को कंट्रोल करता है, पूरे देश को चलाता है, वही अपनी मनमर्जी चलाता है। ऐसे जो शासन व्यवस्था है इसमें भी दोस्तों इस राजतंत्र की झलक मिलती है भाई, इसी कुलीन तंत्र की झलक मिलती है। यानी इसमें भी जनता के हित के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए जाते, इसमें एक व्यक्ति की ही ज्यादा कार्य प्रणाली चलती है। चौथा जो प्रकार होता है भाई वो सैनिक शासन होता है भाई। कौन सा शासन होता है? सैनिक शासन होता है।
सैनिक शासन में किसी भी देश की जो सैन्य ताकत होती है वो अब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को यदि अपने कंट्रोल में कर ले, अपने अधीन ले ले, इसे मार्शल लॉ भी कहते हैं, अपने अंडर में ले लेती है और फिर सैनिक खुद सरकार चलाते हैं, इसे दोस्तों सैनिक शासन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई बार सैनिक शासन बने हैं, कई बार सैनिक शासनों का तख्ता पलट हुआ है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार संविधान के अंदर हमें दोस्तों सबसे पहले शासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कौन कौन से तरीकों से चलाई जा सकती है। तो शासन करने के दोस्तों ये अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट तरीका होता है लोकतंत्र। कौन सा होता है भाई? लोकतंत्र। और आज दुनिया के ज्यादातर देशों में दोस्तों लोकतंत्र है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।